सिक्स टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में एल्केन, एल्केन, एल्काइन और साइक्लिक एल्केन कंपाउंड आते हैं। एरोमेटिक में डबल बॉन्ड एरोमेटिक बेंजीन वगैरह इसी ग्रुप के कंपाउंड आते हैं। हाइड्रोकार्बन परमाणु अथवा परमाणु के हेलोजन परमाणु अथवा हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित से क्रमशः एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड बनते हैं और एरिल हैलाइड बनते हैं। मतलब साइक्लिक कंपाउंड के हैलाइड कंपाउंड जुड़ सकता है और एलिफेटिक कंपाउंड के हेलोजन कंपाउंड जुड़ता है। हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरण कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक है, जब हेलो एरिनो में हेलोजन परमाणु एरिल समूह sp2 संकरण कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो हेलोजन कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं। ठीक है, पेट्रोल जैसे कि पेट्रोलियम कंपाउंड हो गया। इनमें कुछ चिकित्सीय रूप में उपयोगी होते हैं। इन वर्ग के कुछ यौगिकों में उपयोग में विस्तार उद्योगों में दैनिक जीवन में बहुत बड़ा है। इस अपेक्षाकृत अध्रुवीय यौगिकों के लिए विलायक के रूप में, मतलब घोलने के हिसाब से विलायक के रूप में अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित क्लोराम्फेनिकोल यह एंटीबायोटिक कंपाउंड है जो कि आंत में टाइफाइड जो आंतों में बैक्टीरिया टाइफाइड बैक्टीरिया है टाइफी ई कोलाई वगैरह उनकी वजह से अत्यधिक प्रभावी होता है। हमारे शरीर में आयोडीन हार्मोन और थायरोक्सिन उत्पन्न होता है जिसकी कमी से गंड और घेंगा जिसमें गर्दन फूल जाती है, थायराइड के नामक रोग हो जाता है। संश्लेषित हेलोजनों यौगिकों जैसे क्लोरोक्वीन का उपयोग मलेरिया, जो कुनैन की गोलियां आती है, जो क्लोरोक्वीन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। हेलोथेन ये मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है, सब जानते होंगे आप तो। हेलोथेन का उपयोग शल्य चिकित्सा के निश्चेतक, ये सेडेटिव है, एनेस्थीसिया निश्चेतक के रूप में हेलोथेन के इसका उपयोग किया जाता है। कुछ पूर्णतः फ्लोरोनीकृत यौगिकों का शल्य चिकित्सा में प्रभावी रूप से रक्त प्रतिस्थापी के रूप में किया जाता है। इस एकक में आप कार्बोहेलोजनों के यौगिक के विरचन के प्रमुख विधियों अथवा भौतिक रसायनों के गुणों तथा उपयोगों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर यह जब एलिफेटिक कंपाउंड में हेलोजन जुड़ता है और एरोमेटिक कंपाउंड में हेलोजन जुड़ता है, दोनों का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सॉरी, मोनो एक हेलोजन जुड़ता है तो मोनो, दो हेलोजन जुड़ते हैं तो डाई, तीन जुड़ते हैं तो ट्राई और चार जुड़ते हैं तो टेट्रा। इसमें हेलो एल्केन, अगर एलिफेटिक कंपाउंड जुड़ता है एल्केन, हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। अगर एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ता है तो एरीन जुड़ता है। sp3 संकरण में कार्बन और हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ से प्रयुक्त किया जाता है। एल्किल हैलाइडों में हेलो एल्केन RX, इसमें एल्किल समूह आर को एल्किल समूह बोला जाता है, जो बहुलक होता है कार्बन का, आबंधित रहता है। ये समान सजाती है तथा CnH2n+1 और हैलाइड इसका फॉर्मूला से प्रदर्शित करते हैं। इन परमाणुओं के प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये कंपाउंड sp3 संकरण में इस तरह से चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाएगा। इनमें आर कंपाउंड में रिपल्शन की वजह से थोड़ा थोड़ा बॉन्ड एंगल चेंज होगा। इसमें रिपल्शन सबसे कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन है। तो स्थितिज ऊर्जा काफ़ी कम होगी, काफ़ी कम तो नहीं होगी पर अपेक्षाकृत कम होगी, इसकी सबसे कम होगी। सॉरी, स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा इसकी होगी, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा स्थिर है, ये अपेक्षा कम स्थिर है और ये सबसे कम स्थिर है। एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं? ये वे यौगिक होते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तथा sp3 संकरण में कार्बन परमाणु से आबंधित होते हैं। इन्हें एल्किल कार्बन कहलाते हैं। बेंजिलिक हैलाइड
जो बेंजीन से हैलाइड जुड़ा हुआ होता है उसे बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। वाइनिल हैलाइड, यह sp2 संकरण से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। 1, 2 और 3 तीन बॉन्ड, और पी के 2 और इसका 1 बॉन्ड। एरिल हैलाइड, एरोमेटिक कंपाउंड से हैलाइड जुड़ा हुआ होता है, इसे एरिल हैलाइड कहते हैं। अगर नामकरण प्रकृति IUPAC, इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल 2-4 कंपाउंड है। एन प्रोपाइल, इसका सामान्य नाम है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन, मेथ एथ प्रोप, प्रोपाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नाम है 1 ब्रोमाइड। 1 ब्रोमाइड क्यों? क्योंकि 1 इसका संख्या देंगे 1, 2, 3 कार्बन। क्यों? क्योंकि हैलाइड कंपाउंड जहाँ से जुड़ा होता है वहाँ प्रथम संख्या निरूपित करते हैं 1, 2, 3। उसी प्रकार इसका नाम जो सामान्य नाम है आइसोप्रोपाइल, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं और एक क्लोराइड ग्रुप है, इसे आइसो बोलेंगे। और क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ग्रुप मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन क्लोराइड, ठीक है। इसका सामान्य नाम जो ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो, ये बेंजीन कंपाउंड है। डाई ब्रोमो, इस पोजीशन को ऑर्थो मेटा पेरा, यहाँ पर सॉरी इस स्थिति को ऑर्थो, इसको मेटा और पेरा। मेटा पर 1 ब्रोमो, मेटा ब्रोमो बेंजीन, मेटा ब्रोमो, मेटा डाइब्रोमो, 2 डाइब्रोमो जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रोमो बेंजीन। और इसके नामकरण में जो सबसे लंबी चेन होती है वहाँ पर संख्या दी जाती है 1, 2, 3। यहाँ पर 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो और 2 पे 2 मेथाइल जुड़े हुए हैं। 2 डाइमिथाइल और मेथ 3 कार्बन की चेन है, इस वजह से प्रोपेन, मेथ प्रोप। इसी प्रकार ये कार्बन चेन है, यहाँ पर एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप। सबसे अच्छा तरीका होता है अगर इसका नाम, इसके नाम से इसके स्ट्रक्चर से अपन नाम निकाल सकते हैं तो इसके नाम से भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। उस तरह से हम अच्छे से निकाल पाएंगे नाम। सामान्य नाम, सामान्य नाम मेथ एथ, एथिलीन डाइक्लोराइड। और IUPAC नाम 1, 1 और 1, ये 2 क्लोराइड है, 1, 1 डाइक्लोरो एथेन, मेथ और एथ 2 कार्बन है इसलिए एथेन। इसी की तरह एथिलीन डाइक्लोराइड में मेथ एथ एथिलीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, और 1 और 2 डाइक्लोरो मेथ और एथ। इसी तरह सेकंड कार्बन पर क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मेथ एथ प्रोप ब्यूटाइल क्लोराइड। और IUPAC नाम 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरीन ब्यूटेन। और पेंटिल ब्रोमाइड, यहाँ पर थ्राइस है, मिथाइल का थ्राइस। जब 3 कार्बन की चेन बनेगी, 1 ब्रोमो, 1 पर ब्रोमो, 2 पे डाइमिथाइल है, 2 पे डाइमिथाइल और प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन बनेगी तो मेथ एथ प्रोपेन और न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड। ये कार्बन 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 CH3 और Br, तब न्यू पेंटिल ब्रोमाइड का नाम है। इसी प्रकार एलिल ब्रोमाइड, तब 1 इधर से डबल बॉन्ड साइड से काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3 ब्रोमो, मेथ एथ प्रोपेन है पर डबल बॉन्ड है इस वजह से प्रोपीन। इसी प्रकार जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे अपने आप नाम बनने लग जाएंगे इनके। ये सेल्फ एनालिसिस वाला पार्ट है, क्वेश्चन हल करो इसकी। कार्बन और हैलाइड आयन की बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है? हैलाइड परमाणु जो हैलाइड है वो कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होती है, तो हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेल्टा, डेल्टा मतलब हल्का,
हल्का सा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये आकर्षण करेगा। तो एल्किल हैलाइड और कार्बन के ध्रुवीय, ये ध्रुवता प्रदर्शित करेगा। इससे कार्बन परमाणु के आंशिक धनावेश, कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश, हाइड्रोजन परमाणु के आंशिक धनावेश आ जाता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती जाती है, अर्थात आकार बढ़ता जाता है, जिससे फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है और आयोडीन का अपेक्षाकृत बड़ा होता है। परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है तथा बंध की लंबाई फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ती जाती है। बंध की लंबाई एंथैल्पी दी गई है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये बंध की लंबाई फ्लोरीन की सबसे कम है। त्रिज्या बढ़ने के साथ बंध की लंबाई भी बढ़ती जा रही है और ऊर्जा फ्लोरीन की बंध लंबाई की सबसे ज़्यादा है, मतलब कि, और इसके द्विध्रुवण की क्षमता क्लोरीन की सबसे ध्रुवण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। एल्किल हैलाइडों की विरचन की विधियाँ एल्कोहल से कैसे यह 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। 3 डिग्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि ये एल्किल हैलाइड जुड़ा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्थिर होगा। और आर और एक्स यहाँ से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की अपेक्षाकृत क्षमता इसकी कम होगी, इस वजह से ये ज़्यादा प्रदर्शित करेगा, ये ज़्यादा स्थिर होगा। और इससे एल्कोहल से ZnCl2 जब डालेंगे तब जिंक की प्लेट है वो क्लोराइड से बाउंड होगी, तब यहाँ से H+ निकलेगा। H+ हाइड्रोजन को निकाल H2O को निकाल देगा और वापस से R फ्री होने के बाद क्लोरीन से वापस रिएक्शन करके RCl और H2O बनाएगा। और इसी प्रकार ROH और NaBr H2SO4, यहाँ से H+ निकलेगा अम्ल से और ये H+ H2O निकालेगा, तब यहाँ पर यहाँ से सोडियम निकलने के बाद सोडियम NaHSO4 को बनाएगा और RBr प्रोवाइड करवाएगा। इसी प्रकार PH6 और PCl5 लाल फास्फोरस और SaCl2 यह एल्किल हाइड्रोक्सिल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोकार्बनों से रिएक्शन, जब क्लोरीन का UV अल्ट्रावायलेट में बनाएंगे तो मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल बनाएगा। फ्री रेडिकल ये 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों प्रकार के बनाए। इसमें क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी होगा और 3 डिग्री इससे भी ज़्यादा स्थायी होगा। एल्केनों से हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन, युग्मज अभिक्रिया, ये सिस और ट्रांस दोनों तरीके से जुड़ सकती है। इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री ये अल्प होगा। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और त्रिज्या भी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्थिर होगा इस अपेक्षाकृत। हैलोजन के साथ संयोजन की अभिक्रिया है ये, और ये योगज की अभिक्रिया है एडिशन, जो कि CCl4 में ब्रोमीन के डालने पर इसका लाल रंग गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रोमाइड इसके दोनों साइड जुड़ जाएगा। ये बहुत खास चीज़ है योगज अभिक्रिया। HX योगज अभिक्रिया देगा और ब्रोमाइड संयोजन अभिक्रिया देगा। हैलोजन का विनिमन द्वारा एल्किल हैलाइडों का विरचन के एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड का शुष्क एसीटोन में अभिक्रिया कराने पर NaI RI में कन्वर्ट हो जाएगा NaX में। इसे फ्रैंकेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्रैंकेस्टाइन अभिक्रिया। इसी प्रकार NaCl और NaBr शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित करवाने पर एसीटोन में अवक्षेपित हो जाते हैं, मतलब PPT बना लेते हैं। ये लाशते के नियमानुसार अग्रविक्रिया के सुगम बनाता है। अग्रविक्रिया लाशते का नियम। ठीक है, धातु क्लोराइडों के AgF और Hg कोबाल्ट और HbF3 को गर्म करने पर यह एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड को गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड में संश्लेषित करने का सर्वोत्तम तरीका है। इसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। एरेनो का विरचन द्वारा इलेक्ट्रॉन राजी प्रतिस्थापन। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तब यहाँ नेगेटिव आयन बनेगा, यहाँ धन आयन बनेगा, तब आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे जुड़ेगा, तब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयन बचेगा। तब ये X2
एक्स प्लस और एक्स माइनस में कन्वर्ट होगा, तो कि जो कि एक्स यहाँ से जुड़ेगा और एफ ई एक्स बनेगा। इसी वजह से ये ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन पर ये कंडीशन अप्लाई होगी। एक्स और एक्स का यह आवेश है वो डेल्टा बनेगा, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। और ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों जुड़ा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इलेक्ट्रॉन अवस्थित होगा वो ज़्यादा स्थिर होगा। ऑर्थो पैरा पर गलनांकों के अत्यधिक अंतर होने के कारण सुगमता पत्थर और आयोडीन की अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये NaO2H के साथ डायजोनियम आयन बनाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन X बनाएगा। इसे सैंडमेयर अभिक्रिया का सैंडमेयर द्वारा दिया गया है, इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। और CO2H2 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तब ये नाइट्रोजन को वाष्पित कर देगा और हैलाइड आयन जुड़ जाएगा, मतलब कि यहाँ से नाइट्रोजन को निकाल देगा। और पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन का निष्कासन होगा, हैलाइड KX निकलेगा और आयोडीन जुड़ जाएगा। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगीन होते हैं, बिना रंग के होते हैं, परंतु ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ संपर्क में आने पर यह रंगीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ये अपनी अवस्थाओं में sp-df इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता रहता है। उच्च अवस्था से वापस नीचे अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों का परिसंचरण होता रहता है। इस वजह से ये रंगीन दिखाई देते हैं, कलरफुल। हेलोजन युक्त सुगंधमय होते हैं। और गलनांक और क्वथनांक, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड का क्लोरोफ्लोरोमेथेन कमरे के ताप पर गैस के रूप में होती है, जबकि उच्च सदस्य अवस्था में ठोस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोनिल हैलाइडों के यौगिकों के अणु सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं। हेलोजन यौगिक ध्रुवीय होते हैं। उच्च ध्रुवता जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में आणविक द्रव्यमान होने के कारण हेलोजन उत्पन्न प्रबल आणविक आकर्षण बल द्विध्रुव वान डेर वाल फोर्स प्रदर्शित होते हैं। यही कारण है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के क्वथनांक समतुल्य होते हैं। ठीक है, आकर्षण के कारण द्विध्रुव और वान डेर वाल फोर्स आयोडाइड के क्वथनांक का रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वथनांकों के अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण रूप से अधिक होते हैं तथा आकार में बड़े होने के कारण इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की आकर्षण बल और अधिक प्रबल होता है। जैसे आयोडाइड का एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, परंतु इनका इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता आयोडाइड के साइज पर भी डिपेंड करता है। साइज जिसका ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता, और आर है जो कि प्लस आई शो करता है, ना कि माइनस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है, इस वजह से इनकी स्थिरता ज़्यादा होगी। और स्थिरता ज़्यादा तो क्वथनांकों के घटते क्रम में क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा इनका। ये देखो अपन डायग्राम से समझ सकते हैं। इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, ठीक है। और इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 453, 446 और 448, और मेल्टिंग पॉइंट 256, 249 और 323। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, इसे याद रखने के। घनत्व हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। जल की तुलना में ये भारी होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या, हेलोजन परमाणुओं की संख्या और हेलोजन परमाणु के द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ेगा। ये देखो विलेयता, हेलो एल्केनों के जल में विलेयता अल्प होती है। हेलो एल्केनों को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है, जिससे हेलो एल्केनों के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण को जल के अणुओं के मध्य आकर्षण हाइड्रोजन बंध को तोड़ा जा सके। हेलो एल्केन अणुओं के मध्य आकर्षण बलों से बनने से कम ऊर्जा निर्गमित होती है, क्योंकि ये आकर्षण बल जल में उपस्थित मूल हाइड्रोजन आबंधों के प्रबल नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप हेलो एल्केन जल में विलेयता बहुत कम होती है। हेलो की जल में विलेयता बहुत कम होती है। हालांकि एल्केनों की प्रवृत्ति कार्बनिक विलायकों में घुलने की होती, कार्बनिक विलायकों में कार्बन ऑक्सीजन इनमें घुलने की आवश्यकता है, मतलब कि घुलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। हेलो एल्केनों के विलायक अणु के मध्य बनने का अंतराणविक आकर्षण बलों की सामर्थ्य लगभग उतनी है जितनी टूटने की है। अलग अलग एल्केनों के विलायकों के गुण मध्य अभिक्रिया। हेलो एल्केन के निम्न समूहों में बांटा गया। नाभिक आदि प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियस लविंग मतलब प्रोटॉन लविंग अभिक्रिया,
ये निराकरण अभिक्रिया है। और तीसरी है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ नाभिकीय इलेक्ट्रॉन में धनी स्पीशीज होती है। नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन धनी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन जो ज़्यादा अवस्था में होते हैं तथा वे क्रियाधार के उस भाग पर आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अल्पता होती है। यहाँ पर आवेश ज़्यादा होता है पॉजिटिव। वो अभिक्रिया जो नाभिक रागी पहले भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन करती है और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा हैलाइड आयन, और यहाँ पर कैटायन नहीं बनेगा। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कैटायन नहीं बनेगा। कैटायन और एनायन नहीं बनेंगे। या बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही कम अवस्था में इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। और यह जब न्यूक्लियोफिलिक डाला जाएगा तब ये यहाँ पर अटैक करेगा और स्लाइटली धीरे धीरे इसको प्रतिस्थापन कर देगा हैलाइड को। कह सकते हैं कि ये SN2 रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। एक एल्किल हैलाइड कार्बन अभिक्रिया में उपयोगी संवर्ग है जो हैलाइड sp3 संकरण परमाणुओं के आबंधित होता है। OH में ये बेसिक इसको सपोर्ट करेगा, अभिकर्मक नाभिक रागी को सपोर्ट करेगा। तब प्रतिस्थापन उत्पाद क्या बनेगा? ROH। इसी प्रकार और कंपाउंड भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बनाएंगे। साइनाइड तथा नाइट्राइल ऐसे दो ऐसे समझ जो दो नाभिक रागी होते हैं न्यूक्लियोफिलिक, ये रेजोनेंस द्वारा इलेक्ट्रॉनों का विचरण इधर उधर करते रहते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन पर करते रहते हैं। इस वजह से ये उभयनिष्ठ नाभिक रागी कहलाते हैं। और NO2 में भी सेम यही प्रोसीजर है। इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में डालेगा तब ये जो लोन पेयर है उनको भी आवश्यक ऑक्सीजन दूसरी जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा। दो अणु नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इसमें दो अणु एक साथ इंक्लूड होंगे। यहाँ पर बहुत ही डेल्टा नेगेटिव और डेल पॉजिटिव आवेश बनेगा। इस वजह से यह एकदम से कैटायन और एनायन नहीं बनाएगा, बल्कि पहले हल्का हल्का जुड़ेगा, हल्का हल्का निकलेगा, हल्का हल्का जुड़ेगा, हल्के से निकल जाएगा ये। फिर बाद में एक साथ यह नेगेटिव आवेश को लेकर प्रतिस्थापित कर जाएगा और जुड़ जाएगा। इसमें दो अणु एक साथ कार्यशील है, इस वजह से ये SN2 रिएक्शन कहलाती है। देखो इसमें भी ये हो रहा है, ये क्रियाशील अणु है, लाल अणु क्रियाशील होते हैं, ब्लैक स्थिर है और ये ग्रीन निकलने वाला। ये इससे हल्का सा जुड़ेगा, इसको भी तन्यता बढ़ा देगा, मतलब कि अस्थिर कर देगा और ये धीरे धीरे निकल जाएगा। फिर भी ये स्थिर होगा और बाद में ये पूरा अणु उत्पाद के रूप में स्थिर कंपाउंड मिलेगा। थ्योरी में वही दिया हुआ है, SN2 में दो अणु एक साथ कार्यशील होंगे वगैरह, ये सब दिया हुआ है इसमें। कार्बन ऑक्सीजन एक आणविक नाभिकीय अभिक्रिया SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक कहाँ से आया, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अणु ही उपयोग में लिया जा रहा है। इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। पहले प्रथम चरण में ये Br निकलेगा, Br यहाँ से निकला, नेगेटिव आयन यहाँ धनावेश फिर OH माइनस यहाँ जुड़ेगा, प्रथम चरण में निकलेगा और दूसरे चरण में जुड़ेगा। इसमें बहुत खास चीज़ है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थिर होगा 2 डिग्री के, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। 2 डिग्री में दो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के प्रोवाइड करवाते रहेगा कार्बोकैटायन को, इस वजह से ये ज़्यादा स्थिर है 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। SN बॉन्ड में कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोएनायन बन रहा है। SN2 में धीरे धीरे प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब दोनों अणु एक साथ यूज में लिए जा रहे हैं और इसमें एक ही अणु प्रथम चरण में निकलेगा, दूसरे चरण में जुड़ेगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है, ये रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन और एनायन का रीअरेंजमेंट। इसको अपन इसे समझे कि यहाँ एक हैलाइड आयन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, ये 1 डिग्री है, ये बहुत ज़्यादा अस्थिर है अपेक्षाकृत। तो इसमें इसको रीअरेंजमेंट, मिथाइल ग्रुप को रीअरेंज करके यहाँ पर कार्बोकैटायन आ जाएगा और ये CH3 ग्रुप यहाँ पर रीअरेंज हो जाएगा।
मतलब कि मिथाइल ग्रुप यहाँ रेंज हो जाएगा और यहाँ कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ये था 1 डिग्री का, ये है 3 डिग्री, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो नाभिक नाभिक प्रतिस्थापन, इसमें यही चीज़ें दी हुई है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ध्रुवता के आधार पर भी उनकी जो स्थिति है, उनकी स्थिति ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, न कि उनकी गतिज ऊर्जा, उनकी स्टेबिलिटी अधिक होनी चाहिए। इस वजह से वो रीअरेंज होके उच्च अवस्था में आ जाएंगे। रासायनिक पहलू, नाभिक नाभिक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में समझने के लिए त्रिम के सिद्धांतों के जैसे ध्रुवणता, गुणवत्ता, क्रियालता, जिसमें चारों अलग अलग होते हैं, धारण करने की क्षमता, प्रतिलोमन और इसमें मिश्र डेक्सो और लिवो रोटेटरी। इसमें पहला है ध्रुवण गुणवत्ता। इसमें समतल पर निकोल प्रिज्म से गुजारने पर समतल को यौगिक द्वारा जो प्रकाश है, प्रकाश को रोटेटरी एक कोण पर, एंगल पर घुमा देता है, ध्रुवित कर देता है। और ध्रुवणमापी के उपकरण के द्वारा इसे या तो दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर, इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसे डेक्स्ट्रो और लिवो, इसे प्लस या माइनस, इसे ध्रुवण समायोजता कहते हैं। आणविक असममितता, क्रियालता और प्रतिबिंब, मिरर आइसोमेरिज्म। लुईस पास्चर के इस प्रक्षेपण आधुनिक त्रिविम रसायन की आधारशिला रखी, 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री की आधारशिला रखी, और जो दर्पण प्रतिबिंबों के रूप में पाए जाते हैं, मिरर आइसोमर्स कहलाते हैं। उन्हें प्रदर्शित किया कि दर्पण आइसोमर्स ने प्रदर्शित किया कि समान सांद्रता वाले जलीय विलयन के समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा ध्रुवण, जैसे डेक्स्ट्रो है तो लिवो, उनका विश्वास था कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के ध्रुवण को अंतर इनके अणुओं के परमाणुओं के तीनों विमाओं के भिन्न व्यवस्था विन्यास से संबंधित है। ठीक है। डच वैज्ञानिक जे वांट हॉफ और फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेबेल ने उसी वर्ष 1874 में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए तर्क दिया कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर समूहों की संयोजकता त्रिविम आवश्यकता के चतुष्फलक होती है। यदि कार्बन परमाणु से जुड़े प्रतिस्थापन भिन्न हो, अगर भिन्न क्रियल हो, तो दर्पण प्रतिबिंब अणु कब अध्यारोपित नहीं होते मिरर आइसोमर्स। ऐसे कार्बन परमाणु असमित परमाणु होते हैं तथा त्रिविम केंद्र होते हैं, 3 डायमेंशनल। असमितता भंग हो जाती है, असमित अणु कहलाते हैं तथा असमितता और दर्पण। मिरर के नजदीक वाला हिस्सा एक जैसा होता है और बाहर वाला हिस्सा एक जैसा होता है। ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें कार्यलता कहा जाता है। जबकि अकार्यल वस्तुएं एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। दर्पण की इस तरफ जैसी है उस तरफ भी वैसी ही होगी। जिन त्रिविम समायोजों का संबंध अध्यारोपित न हो सके, अर्थात क्रियल, उन्हें दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब रूप एनेंशियोमर्स कहते हैं। देखो ये इथाइल बाहर की तरफ है, इस प्रतिबिंब बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, तो ये भी अंदर की तरफ। ये 180 डिग्री पर घुमा दिया गया है। दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात के मिश्रण के ध्रुवण गुणक शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो एक तो अगर राइट में घुमाएगा तो दूसरा लेफ्ट में घुमाएगा, तो इसमें उनका मिश्रण शून्य हो जाएगा, मतलब कि टोटल रोटेटरी 0 हो जाएगा। उसे रेशमी मिक्सचर कहते हैं। एक रेशमी मिश्रण में पूर्वलग्न इस तरह से डेक्स्ट्रो लिवो दोनों, जैसे उदाहरण के तौर पर प्लस माइनस ब्यूटेन 12 मैचेस प्रोड्यूट तीन कार्बन है, 1 2 3 2 पर ओल, मतलब कि OH ग्रुप है। प्रतिबिंब के रूप में रेशमी मिक्सचर कहते हैं। उदाहरण रिटेंशन, रासायनिक विज्ञान में रूपांतरण में एक असमित केंद्र के त्रिविम विन्यास की अखंडता बने विन्यास के धारण करते हैं तथा अभिक्रिया के दौरान त्रिविम केंद्र के आबंध, मतलब कि जो त्रिविम केंद्र है वहाँ से न टूटकर जहाँ से टूटता है वहीं पर अगर जुड़ता है तो इसे धारण रिटेंशन अभिक्रिया कहते हैं। और ये SN2 पाथ को फॉलो करेगी। SN2 मतलब जहाँ अगर यहाँ टूटा, अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनता तो कार्बोकेटाइन ट्रांसफर हो जाता। इस वजह से जब ट्रांसफर नहीं हुआ है तो अच्छा दोनों इन्वॉल्व हुए हैं तो SN2 अभिक्रिया होगी। प्रतिलोम धारण तथा रेशमी,
इसका जस्ट ऑपोजिट है। असमित कार्बन जो होता है कीरेल कार्बन से कोई बंध टूटता है तथा असमित कार्बन की किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, एक्स और वाई क और ख, दो तीनों प्रकार के। यहाँ पर एक्स टूट कर वाई जुड़ रहा है। ये केवल इसमें यदि यौगिक क और ख ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये अंदर की तरफ है हाइड्रोजन, ये दूसरी तरफ है लेकिन अंदर ही है, और बाहर की तरफ CH3 ये दूसरी तरफ है, ये मिरर इमेज है एक दूसरे की। यदि केवल ख प्राप्त होता है तो विन्यास प्रतिलोम करते हैं, तब ख विन्यास प्रतिलोम कहा जाता है। अगर क और ख दोनों में प्राप्त होता है 50-50 तो रेशनल मिक्सचर कहलाएगा, जो न्यूट्रलाइज कर देगा रोटेशन को। आइए अब हम SN1 SN2 और SN2 के रिएक्शन को करते हैं। SN1 में कार्बोकेटायन बनेगा, ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड और SN2 अभिक्रिया विधि द्वारा उत्पाद का विन्यास अभिक्रिया तुलना में प्रतिलोम होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक जिस एक दिशा में हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसके विपरीत दिशा में जुड़ता है, इसके विपरीत दिशा में जुड़ता है। मतलब कि माइनस डेक्सट्रोलियो ऋणात्मक 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑक्टेन ब्रोमोऑक्टेन के अभिक्रिया के सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो पॉजिटिव में प्लस में, मतलब कि जो ऋणात्मक रोटेशन है को धनात्मक रोटेशन में कन्वर्ट कर देगा। अतः ध्रुवण गुणक हैलाइड और SN2 अभिक्रिया को प्रतिलोम के साथ संपन्न होता है। ये तो है SN1 अभिक्रिया, SN1, और ये है SN2 अभिक्रिया। इसको धनात्मक रोटेशन से ऋणात्मक रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये विलोपन अभिक्रिया, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहलिक मिश्रण में जब गर्म किया जाता है तब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है, परिणामस्वरूप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। चूंकि विलोपन अभिक्रिया और बीटा हाइड्रोजन के सम्मिलित, इसमें हो क्या रहा है, ये ऋणावेश है, ये H+ को निकाल देगा। यहाँ पर जो ऋणावेश बनेगा, ऋणावेश को बॉन्ड में डालने की कोशिश करेगा ये, तो यहाँ से X को रिमूव करके यहाँ धनावेश या ऋणावेश, तब ये बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। आखिर हो क्या है, ये प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, विलोपन, एलिमिनेशन। होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन में इस कार्बन पर डायरेक्ट अटैक होगा, एलिमिनेशन में इसके हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा, H+ निकाल के ऋणावेश को बॉन्ड में डालने की कोशिश करेगा, जो कि इसको प्रतिस्थापित कर देगा। इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन भी 2 तरह की बनाएंगे, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एल्किल ग्रुप है ये डबल बॉन्ड को ऋणावेश प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा, जो कि ज़्यादा स्थिर होगा दोनों तरफ से, और इधर एक ही तरफ से ऋणावेश को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा। डबल बॉन्ड को जो प्रतिलूप बनेंगे उसमें ऋणावेश की स्थिरता अधिक होती है, इस वजह से ऋणावेश अधिक स्थिर होगा अगर प्रोवाइड करवाने वाले एल्किल ग्रुप होंगे तो, और यहाँ कम है, इस वजह से ये माइनर होगा, ये मेजर होगा। धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अधिकांश कार्बोनिल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, कार्बोनिल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड Mg के साथ रिएक्शन शुष्क ईथर में रिएक्शन करवाएगा, तब ये ग्रीनियर RMgX ग्रीनियर अभिक्रमक कहलाता है, जो कि जैसे कि H2 है तो OH निकाल देगा, तो एल्किल हाइड्रोक्साइड नहीं हाइड्राइड। ग्रीनियर अभिक्रमक में कार्बन मैग्नीशियम बंध, जो कार्बन और मैग्नीशियम बंध है वो ससंयोजक का बंध होता है, परंतु विद्युत धनी मैग्नीशियम मेटल कंपाउंड है जो कि विद्युत धनी होता है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण यह बंध ध्रुवीय होता है, ये बंध ध्रुवीय होता है, सही बात है। मैग्नीशियम तथा हैलोजन आवश्यक रूप से आयनिक होते हैं, अतः ग्रीनियर अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया के लेश मात्र नमी को भी निकालना आवश्यक होता है, इसीलिए शुष्क ईथर जो होता है ये अन्य कंपाउंड है उनको बांधे रखता है, जो एसिडिक या फिर बेसिक कंपाउंड है या फिर अन्य अभिक्रमक उसको बांधे रहता है, ये रिएक्शन को फॉलो करवाता है। दूसरी ओर एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने एक विधि माना गया है, ऊर्जा अभिक्रिया में शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, कार्बन जो एल्किल कंपाउंड बनाएगा NaX,
शुष्क ईंधन के साथ सोडियम के साथ अभिक्रिया वुड्स आपने बताया, वुड्स ने बताया, इस वजह से ये वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। और शुष्क ईंधन के साथ मैग्नीशियम के साथ करवाया तो यह ग्रिग्नार बनाया तो ग्रिग्नार अभिक्रिया कहलाती है। हेलो एरोनो की अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, इसमें अनुनाद का क्या प्रभाव पड़ता है? जब ये दर्शाता है कि न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक करेगा वो सबसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही करेगा, हमेशा मेटा पर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, अनुनाद में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अनुनाद के कारण कार्बन क्लोराइड द्विबंध आ जाते हैं और परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनों के विचलन अपेक्षाकृत कठिन होते हैं तथा नाभिक प्रतिस्थापन क्रियाशील होते हैं। ठीक है, बात वही है। कार्बन और हैलाइड के कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, यहाँ पर sp2 संकरण है, sp3 संकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ द्विबंध है, s की मात्रा s के गुण 33% है और यहाँ पर s के गुण 20% है। इनके बिंदु की लंबाई 170 169 हल्का सा कम होगा। क्यों? क्योंकि द्विबंध की वजह से। फिनाइल धनायन के अस्थायी, हेलोजनों में धनायन का अनुनाद द्वारा स्थायी तो नहीं हो पाएगा, इसलिए SN1 अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों SN अभिक्रिया नहीं होगी? क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन है वो अस्थायित्व पैदा करेगा रिंग में, इस वजह से ये SN1 अभिक्रिया को फॉलो नहीं करेगा। संभावित प्रतिकर्षण के कारण रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन धनी न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन एरिन की ओर जाने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो यहाँ धनायन मिलेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पर धनायन है जो उसकी स्थायित्व तो बहुत कम होगा, इसलिए SN1 अभिक्रिया फॉलो नहीं करेगा। जो SN2 अभिक्रिया फॉलो करेगा फिर भी काफ़ी दबाव में, रिपल्शन की वजह से काफ़ी दबाव में फॉलो करेगा एंड फाइनली फिनोल बनाएगा। यहाँ से OH हल्का हल्का जुड़ेगा धना हल्का सा, तो डेल्टा धनायक और डेल्टा धनायक बनाएगा। ये निकलेगा क्यों? क्योंकि H+ की वजह से HCl के साथ रिएक्शन करवा के इसको निकाला जाए, H+ में लाया जाता है अभी कार्य के तौर पर 300 और 623 केल्विन ताप पर। ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर अपने इन्होंने हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि यहाँ पर ऑर्थो तथा पैरा पर इलेक्ट्रॉन का धनायन इलेक्ट्रॉन धनी होता है, इसलिए NO2 की जो रिएक्शन होगी वो उसकी क्रियाशीलता ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर ही ज़्यादा होगी। इसे हीट करने पर ऑर्थो तथा पैरा पर ही जुड़ेगा OH और Cl। ये रिएक्शन अपेक्षाकृत इनके काफ़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि अधिक दबाव की वजह से होगी, क्योंकि ये रिपल्शन ज़्यादा शो करेंगे। इसका प्रथम चरण है वो काफ़ी धीमा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से SN2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब दान करेगा तब यहाँ पर डबल बॉन्ड निकलकर यहाँ नेगेटिव आयन बनाएगा, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ज़्यादा बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन विचरण कर रहा है। दूसरा चरण में जब OH यहाँ जुड़ेगा, ये तो सब पैरा आइसोमर्स और ये है ऑर्थो आइसोमर्स। ऑर्थो आइसोमर्स में ये जब जुड़ेगा ये काफ़ी रिपल्शन पैदा करेगा, ये कम क्वांटिटी में बनेगा अपेक्षाकृत पैरा पोजीशन के। और ये जब रिपल्शन ज़्यादा शो करेगा, अस्थायित्व ज़्यादा शो करेगा, तब OH निकलने की तीव्रता काफ़ी फास्ट होगी, इस वजह से ये तीव्र चरण है। और मेटा आइसोमर्स में ये धीमा चरण है, ये SN2 रिएक्शन होगी। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन विचरण करेंगे और ये और जब Cl- इलेक्ट्रॉन लेकर जब निकलेगा ये काफ़ी फास्ट चरण होगा रिपल्शन की वजह से और स्थायित्व की वजह से। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हैलाइड कंपाउंड जब अपने लोन पेयर को रिंग में डालेगा अर्थात अनुनाद प्रभाव शो करेगा, तब ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन धनी बनाएगा और मेटा पोजीशन पर स्थिति की तुलना में मेटा स्थिति की तुलना में ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक बढ़ेगा। -I हैलाइड आयन अधिकतर -I प्रभाव ही शो करते हैं। हैलाइड परमाणु की प्रकृति की वजह से बेंजीन में वलय में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की होती है, ठीक है, इसलिए बेंजीन की तुलना में वलय में कुछ मात्रा में निष्क्रिय हो जाती है। हैलाइड इलेक्ट्रॉन रागी पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मंद हो जाती है।
और बेंजीन की तुलना में अधिक अभिक्रिया आवश्यकता होती है। तो जब क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस टूटेगा, तो ये डेल्टा प्लस वाला ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा और FeCl3 के साथ Cl माइनस रिएक्ट करके अलग हो जाएगा और डेल Cl प्लस प्रोड्यूस करेगा। नाइट्रोकरण में क्या हो रहा है, OH माइनस निकलेगा, क्यों, और जो कि H2SO4 के साथ H प्लस के साथ रिएक्ट होकर जल बनाएगा। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सपोर्ट कर सके रिएक्शन को। तब NO2 प्लस बनेगा, NO2 प्लस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। सल्फोरन करण में भी ये हो रहा है, OH माइनस निकलेगा, SO3 प्लस जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जुड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट हो गया FeCl3, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और Cl3 प्लस ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। Cl3 यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा Cl माइनस, तब ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन में जुड़ेगा। इसमें पैरा पोजीशन पर ज़्यादा मुख्य उत्पाद बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन काफ़ी कम है और स्थायित्व बहुत ज़्यादा है। धातु के साथ अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया की क्या थी ये, और वुड्स फिटिंग ने क्या किया, दोनों ने मिलकर जो हैलाइड कंपाउंड है उसकी जगह R को फिट कर दिया। इसमें इन्होंने तीनों कंपाउंड को एक साथ मिलाकर R को यहाँ फिट कर दिया बेंजीन फिनाइल में। अगर फिटिंग की रिएक्शन है वो सोडियम के साथ शुष्क स्तर मिलाकर दो डाई मिथाइल रिंग बनाने का एक जरिया बना दिया। पॉलीहेलोजन यौगिक, हेलोजन के पॉलीमर्स, एक से अधिक हेलोजन परमाणु के यौगिक सामान्यतः पॉलीहेलोजन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ये अनेक उद्योगों तथा कृषि उपयोग में किए जाते हैं। और पॉलीहेलोजनों का यौगिक का वर्णन निम्नलिखित किया गया है। डाइक्लोमेथेन मिथाइल क्लोराइड, मतलब डाइक्लोरो दो क्लोराइड है और मेथेन है, मिथाइल क्लोराइड जिसे कह सकते हैं। और मिथाइल और मेथेन में अत्यधिक उपयोग विलायक के रूप में और पेंट में अपने में विलायक के रूप में किया जाता है। जो केमिकलों के ऑयली होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको मिक्सर को बढ़ावा देने के लिए मिश्रण को एरोसोल में, प्रणोदक में जो स्प्रे वगैरह होते हैं, औषधियों के निर्माण में और विलायक के रूप में किया जाता है। तो धातुओं की सफाई फिनिशिंग विलायक के रूप में और मिथाइल क्लोराइड के मनुष्य तंत्र को हानि पहुंचाता है। मिथाइल क्लोराइड जो नर्वस सिस्टम को ये हानि पहुंचाते हैं। वायु में मिथाइल क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा संपर्क में आने पर यह श्रवण और दृश्य क्षमता जो डिफेंस फोर्सेस में यूज किए जाते हैं, आंशिक श्रवण क्षमता, जो बॉम्ब जब फटता है तो आंशिक जो क्षति होती है, उस तरह के भी बॉम्ब बनाए जाते हैं जो गैस छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। मिथाइल क्लोराइड में वायु की अधिक मात्रा से चक्कर आने लगते हैं, नर्वस सिस्टम पर फर्क पड़ता है। और मितली जी घबराना, हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनी, दौड़ना, जड़ता तो उत्पन्न कर देता है। मिथाइल क्लोराइड से त्वचा के संपर्क में आने पर अत्यधिक जलन होती है और इस आंखों के सीधे संपर्क में आने में कॉर्निया को जला देता है। ट्राइक्लोरोमेथेन मतलब क्लोरोफॉर्म, इसे Cl की तीन मोल होते हैं। रासायनिक रूप से क्लोरोफॉर्म के उपयोग वसा, एल्कलैडो, आयोडाइड तथा अन्य पदार्थों के विलय के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म में प्रमुख फ्रेयॉन प्रतिशत R22 जो कि एसी में यूज होती है, एसी रेफ्रिजरेटर उनमें यूज की जाती है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा, निश्चेतक मतलब सेडेटिव्स और एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है, परंतु इसका स्थान ईथर जैसे कम विषैले तथा अधिक सुरक्षित निश्चेतकों में ने ले लिया है। क्यों ईथर ने क्यों लिया है, क्योंकि यह वायुमंडल को इन्वायरमेंट को ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। निश्चेतक के रूप में इन्हें देखने पर अपेक्षित होता है। क्लोरोफॉर्म के सूंघने पर यह तंत्रिका तंत्र को अवनमित कर देता है, हो जाता है। 10 लाख भाग में 900 भाग क्लोरोफॉर्म के कुछ सांस लेने पर प्रति चक्र थकान पैरामीटर दी है। सिर दर्द हो सकता है तथा क्लोरोफॉर्म के दीर्घकालीन संपर्क में यकृत, स्टोमक जो वृक्क की क्षय को हो सकता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफॉर्म के डूबी हुई घाव हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म में डूबे रहने से ये घाव की तरह एसिड की तरह ही क्लोरोफॉर्म प्रकाश
की उपस्थिति में वायु में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैले गैस कार्बोनिल क्लोराइड फास्जिन, जिसे कि फास्जिन कहते हैं, भंडारण के लिए भारी रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ट्राइआयोडीन मीथेन I3 के 3 मोल CSI3। इसका उपयोग प्रारंभ में पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है तथा आयोडीन की मात्रा है, पोविडोन आयोडीन जो सॉल्यूशन होता है मेडिकल में यूज किया जाता है, जो घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। उसी तरह आयोडोफॉर्म के रूप में स्वयं नहीं बल्कि मुक्त आयोडीन के कारण होता है। अरुचिकर गंध के कारण इसका आयोडीन युक्त दवाओं में भी उपयोग किया जाता है। टेट्राक्लोरोमेथेन कार्बन क्लोराइड के चारा आयन CCl4। इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्रशीतक बनाने में तथा एरोसोल कैन के प्रवर्धक के उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य रसायनों तथा फीड स्टॉक की तरह औषध रसायन में भांति प्रयोग किया जाता है। ये रेफ्रिजरेटर और कंडेंसर और AC में यूज किया जाता है। घरों तथा घरों में दाग धब्बों हटाने वाले द्रव ब्लीचिंग में अग्निशमक के ये CCl4 की गोलियां भी बनाते हैं तथा इस प्रकार के कुछ परमाणु कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भास मनुष्यों के यकृत में कैंसर हो सकता है। इससे कुछ प्रभाव के चक्कर आना, सिर में हल्का मसलीपन और उल्टी आना, जी घबराना, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं के स्थायी और अस्थायी रूप से क्षति पहुंचाना तथा गहरी नींद, बेहोशी, सेडेशन। CCl4 के उद्भाषण के हृदय गति अनियमित हो जाती है तथा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तथा अथवा रुक जाता है। यह ऐसे नोड AV नोड पर भी असर डालता है तथा आंखों के संपर्क में आने पर इसे रसायन में आंखों में जलन होती है तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड में वायु में निर्मुक्त होने पर वायुमंडल में पहुंच जाती है तथा ओजोन परत में क्षरण पहुंचाती है। अब है फ्रेऑन, जो कि AC में यूज होती है। R22 गैस ओजोन परत में विलीनीकरण के कारण पराबैंगनी तथा उद्भासन में बढ़ जाती है तथा आंखों की बीमारियां होती है। मेथेन तथा एथेन क्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त फ्रेऑन कहलाते हैं। R22 गैस अत्यधिक स्थायी और निष्क्रिय, नॉन टॉक्सिक, असंक्षारक, नॉन कोरोसिव तथा आसानी से द्रवित हो सकने वाली गैसें हैं, आसानी से कंडेंस हो जाती है। R22 CF2Cl2 उद्योगों में सर्वाधिक रूप से फ्रेऑन में से एक है, सामान्य फ्रेऑनों में से एक है तथा इसका उत्पादन श्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा टेट्राक्लोरोमेथेन से किया जाता है। एरोसोल प्रणोदक, प्रशीतन और वायु शीतलन रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में इनमें AC में यूज की जाती है। ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तथा कंडेंस होकर कूलिंग इफेक्ट करती है। लिक्विड प्रशीतक में कम काम आने पर शोभ मंडल में विस्तृत हो जाती है। पैरा डाइक्लोरो फिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बोनिल कीटनाशी DDT 1873 से, लेकिन कीटनाशी प्रभाव की खोज स्विट्जरलैंड के गिनी अधिकारियों में मूलर ने किया। ठीक है, पॉल मूलर ने ये जानकारी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ा तथा मलेरिया फैलने और मच्छरों टाइफाइड जुआ के वजह से सड़कों में DDT के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने की समस्या उभरने लगी। मलेरिया मच्छर उत्पन्न ज़्यादा होने लगे। कीटों के अनेक प्रजातियों DDT के प्रति प्रतिरोधकता विकसित, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, कर ली थी तथा मछलियों के विषैली शिड्यूल यह इन्वायरमेंट को विषैला बनाने लगी थी, ओशियन, समुद्र वगैरह को, जल को। DDT के अत्यधिक रासायनिक स्थायित्व है, स्थितिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। इसकी वसा में विलेयता समस्या के कारण मछलियों का भोजन प्रायद्वीप में जो समुद्र से मछलियाँ का भोजन के रूप में लेते हैं, उनके लिए काफ़ी जटिलता और समस्याएं उत्पन्न करने वाली थी। उपचायक नहीं होता है तथा तो ऊतकों के संग्रहित हो जाते हैं तथा जो मसल्स में संग्रहित हो जाते हैं। जंतुओं के DDT की मात्रा बढ़ जाती है तथा DDT का प्रतिबंध लगा दिया गया तथा आज भी उपयोग में नहीं है, परंतु विश्व में आज भी इसका उपयोग हो रहा है। कई देशों में इसका बैन हो चुका है, परंतु कई जगह इसका यूज़ अभी भी किया जा रहा है।
देशों के आज भी पर्यावरणीय सम्मेलन जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, किगाली प्रोटोकॉल और ओजोन परत संरक्षण के लिए, परंतु सभी देश अपनी अपनी आर्थिक स्थितियों के अनुसार इन पर बैन लगा रहे हैं, बैन लगाने को प्रतिबद्ध है।